प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा जी, लेकिन बच्चों पहले आपको पता है वर्किंग करते होते हैं। एक पेज आपने खाली छोड़ देना है, अगले पेज पे आपने वर्किंग करनी है। बच्चों वर्किंग में सबसे पहले हमने बैलेंस शीट में जितने भी अकाउंट हैं ओपन करने हैं। सबसे पहले बच्चों इस अकाउंट को देखो, पहला सवाल मेरा आपसे ये है, अलर्ट, क्या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट दिया गया है? तो ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का अकाउंट, सॉरी, ओपनिंग बैलेंस कितना है? 15,800। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 21,400। ये अकाउंट सबने ओपन कर लिया। बच्चों स्टॉक इन ट्रेड ओपन करने की जरूरत है हमें, इसका इंक्रीज डिक्रीज ले लेंगे, ट्रेड डेटर का इंक्रीज डिक्रीज ले लेंगे, अदर रिसीवेबल के बारे में सोचना पड़ेगा क्या कि ये कोई करंट एसेट से रिलेटेड है या नहीं। कैश एंड बैंक का ओपनिंग क्लोजिंग हमें एंड पे यूज करना पड़ेगा, उसका अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। बच्चों शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कितना है बच्चों? ओपनिंग 10 है, क्लोजिंग क्या ड्यूरिंग द ईयर शेयर इशू किए होंगे? बात समझ आ रही है? और शेयर प्रीमियम साल के शुरू में कोई नहीं था, साल के एंड में कितना है? क्या कोई शेयर प्रीमियम भी कमाया होगा? इसका मतलब है ड्यूरिंग द ईयर हमने शेयर इशू किए और हमने प्रॉफिट में इशू किए, क्योंकि साल के शुरू में कोई शेयर प्रीमियम का बैलेंस नहीं था। अब बच्चों ये याद रखनी बात आपने कि जब आपने शेयर कैपिटल का अकाउंट बनाना है ना यहाँ पे, और शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम आई कैप अगर आपको अलहदा अलहदा दे तो आपने उनको इकट्ठा मर्ज करके लिखना है। क्यों? असल में कैश आपको उसी वक्त पता चलेगा जब आप शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम को इकट्ठा रखेंगे। अलग अलग रखेंगे तो आपको कैश की फिगर समझ नहीं आनी। क्यों? जब आप शेयर इशू करते हैं, पैसे कमाए हैं, सोच समझ के जवाब देना बच्चों। मैंने 10 रुपए का शेयर था, पार वैल्यू 10 रुपए थी और फेस वैल्यू 12 रुपए थी। मैंने 100 शेयर इशू किए, मुझे बताओ मैंने कितने पैसे इकट्ठे किए होंगे? कैश मेरा 1200 से डेबिट होगा, ऐसी है। लेकिन शेयर कैपिटल मेरा कितने से क्रेडिट होगा? 1000 से, और शेयर प्रीमियम 200 से। मेरा असल मकसद क्या कैलकुलेट करना है? तो कैश उसी वक्त कैलकुलेट होगा जब शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम इकट्ठे होंगे। नहीं बात समझ आई? अगर ये अलग-अलग होंगे तो फिर मुझे कैश की समझ नहीं आएगी। तो इसलिए बच्चों शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम के दोनों अकाउंट मर्ज करके एक ही अकाउंट बनाएंगे। ये कैश फ्लो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। बच्चों क्या आपको नजर आ रहा है कि साल के शुरू में शेयर कैपिटल 10,000 था और शेयर प्रीमियम कोई नहीं था? ब्रॉड डाउन कितना लिखेंगे यहाँ पे? 10,000, और शेयर प्रीमियम का ब्रॉड डाउन कोई नहीं, ऐसे ही है। शेयर कैपिटल का कैरी डाउन बच्चों 12,400, लेकिन शेयर प्रीमियम का कैरी डाउन 1400। मैंने दोनों लिखे हैं यहाँ। तरीका समझ आ गया? ये तरीका अपने पेपर में यूज करना है अगर आई कैप आपको शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम अलहदा अलहदा दे दे। अच्छा जी, ये दो अकाउंट भी हो गए। अब रिटेन अर्निंग का अकाउंट ओपनिंग है, कितना है? रिटेन अर्निंग ओपनिंग है 12,440,
क्लोजिंग है 13,450। ओके बच्चों, क्या आपको पता है इस रिटेन अर्निंग में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जाता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं जाता। क्या जाता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये 6,010 रुपए इस रिटेन अर्निंग के अंदर गए होंगे। किस साइड पे गए होंगे? डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे? क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट ऑफ टैक्स आया होगा 6,010। बच्चों आप देख रहे हो कि 6,010 अगर 12,000 में जमा हो तो 18,000 बनता है। जबकि क्लोजिंग कितना है? क्या मैं कह सकता हूं कुछ डिविडेंड भी गए होंगे? नहीं बात समझ आई बच्चों। डिविडेंड दो तरह के हो सकते हैं, एक बोनस और एक कैश। ठीक है जी। और बच्चों आपको पता है रीवैल्यूएशन सरप्लस से भी कोई बैलेंस यहाँ पे ट्रांसफर हो सकता है। रिटेन अर्निंग का कंप्लीट स्केच अपने दिमाग में बना लें कि रिटेन अर्निंग में क्या क्या चीजें ऐड हो सकती हैं, क्या क्या चीजें लेस हो सकती है। तो क्या क्या चीजें मैक्सिमम है जो रिटेन अर्निंग में ऐड हो सकती है? एक तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें ऐड हो सकता है। और दूसरा क्या है? रीवैल्यूएशन का एनुअल ट्रांसफर जो इसमें आ सकता है। ये दो चीजें मैक्सिमम ऐड हो सकती है। और लेस क्या हो सकता है? बोनस शेयर माइनस हो सकते हैं और कैश जो आपने पे किया होगा वो माइनस हो सकता है। रीवैल्यूएशन सरप्लस भी है सवाल में। साल के शुरू में कोई रीवैल्यूएशन सरप्लस था, लेकिन साल के एंड पे है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ड्यूरिंग द ईयर रीवैल्यूएशन हुई जिससे फायदा हुआ होगा। बच्चों रीवैल्यूएशन सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 0। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 4,000। तो मैं कह सकता हूं कि इतना ड्यूरिंग द ईयर गेन हुआ होगा। अच्छा जी। बहरहाल लॉन्ग टर्म लोन कितने हैं बच्चों? ओपनिंग कितना है? 5,000। क्लोजिंग कितना है? 4,100। लॉन्ग टर्म लोन ओपनिंग लोन कितना है जी? 5,000 और क्लोजिंग कितना है? बच्चों ये कम कैसे हो गया? पे किया होगा। क्या किया होगा? पे किया होगा। बच्चों क्या ट्रेड पेबल का अकाउंट बनाने की जरूरत है मुझे? नो। अक्रूवल्स एंड अदर पेबल्स, इसके बारे में सोचना पड़ेगा ये क्या चीज है। और बच्चों टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी का अकाउंट बनाने की जरूरत है क्योंकि उसमें से टैक्स पेड निकालना है हमने। बच्चों टैक्स लायबिलिटी का कभी आई कैप नाम लिखता होता है टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, याद आ रहा है? तो नाम उसने चेंज कर दिया, परेशान नहीं होना। ओपनिंग 500 है, क्लोजिंग है 650। बच्चों क्या बैलेंस शीट में जितने अकाउंट मुझे लगे कि इंपॉर्टेंट है सबको मैंने ओपन कर लिया। 2 अकाउंट्स के बारे में मैं परेशान हूं कि उसको अकाउंट करें कि ना करें। अदर रिसीवेबल्स और अक्रूवल्स एंड अदर पेबल, ये कौन से हैं? अगर तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है फिर तो इंक्रीज डिक्रीज ले लेंगे अगर ये ऑपरेटिंग वाले हैं। अगर ऑपरेटिंग वाले नहीं है तो फिर इसकी वर्किंग करनी पड़ेगी, वो हम नीचे पढ़ेंगे तो आइडिया हो जाएगा। पहला पॉइंट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी वाला टॉपिक जरा याद करें। शेयर इशूड ड्यूरिंग द ईयर वर एज फॉलो। अच्छा बच्चों ओपनिंग क्लोजिंग मैंने बैलेंस शीट से निकाल के लिख लिए, उसका एक एक इम्पैक्ट लिखा मैंने, लेकिन जो एडजस्टमेंट में बातें आएंगी उसके मैंने 2 इम्पैक्ट लिखने हैं। अगर एक लिखा एक भूल गया सवाल गलत हो जाएगा, उसी वक्त ही सवाल खत्म। तो बच्चों ध्यान से मेरे सोचो, आपने डबल एंट्री सोचनी है। आपका कैश फ्लो के 15 में से 15 नंबर है। अगर जिस वक्त आपने डबल एंट्री नहीं सोची, क्या ओ भाईजान ये यदि गल कर रहे ना कर हौसला कर लिया थोड़ा। अच्छा जी, शेयर इशूड ड्यूरिंग द ईयर वर एज फॉलो। 10% बोनस शेयर इन मार्च। बोनस शेयर कौन से शेयर होते हैं? वो शेयर जो मुफ्त में बांटे हैं, उसके पैसे मैंने नहीं पकड़े।
अगर ऐसे शेयर जो मुफ्त में हमने बांटे हैं शेयर होल्डर में इशू करें तो कैश नहीं आना, तो फिर क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा? सोचो। क्या बच्चों शेयर कैपिटल ने तो क्रेडिट होना ही होना है। सबसे पहले शेयर प्रीमियम डेबिट होता है यार, अगर वो ना हो तो फिर किसकी बारी आती है? रिटेन अर्निंग की बारी आती है। याद आ रहा है कुछ कुछ? और बच्चों ये 10% प्रॉफिट का लेंगे या शेयर कैपिटल का लेंगे? याद आ रहा है कुछ कुछ? तो बच्चों सवाल में ओपनिंग शेयर कैपिटल कितना था? 10,000। 10,000 का 10% लेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1,000। और बच्चों क्या सवाल के शुरू में गौर से देखो, साल के शुरू में शेयर प्रीमियम कोई था? कोई शेयर प्रीमियम अवेलेबल नहीं था। तो इसका मतलब है शेयर प्रीमियम में तो 1 रुपया भी नहीं पड़ा। तो 1,000 रुपया किस में से डेबिट होगा? रिटेन अर्निंग में से डेबिट होगा। क्या ये एंट्री समझ आ रही? अच्छा, नीचे राइट शेयर भी हैं और ये कब इशू हुए हैं? जुलाई में। तो बच्चों पहले कौन से शेयर इशू हुए होंगे? बोनस शेयर इशू हुए होंगे, फिर बाद में राइट शेयर। बच्चों अगर यहाँ पे जुलाई की बजाय फरवरी लिखा होता तो पहले राइट शेयर होते और बाद में बोनस शेयर होते। तो बच्चों फिर 10% 10,000 का ना लेते, पहले राइट शेयर की कैलकुलेशन करके जो आपका टोटल शेयर कैपिटल आता उसका 10% लेते। तो ये जो उसने महीने लिखे हुए हैं, समझ आ रही है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक है जी। ऐसा ना हो कि हर सवाल में आप 10% ओपनिंग शेयर कैपिटल करें, नहीं, जो शेयर कैपिटल पहले इशू हुआ है वो ओपनिंग का कैलकुलेट होगा, जो बाद में इशू हुआ है वो ओपनिंग का कैलकुलेट नहीं होगा। बहरहाल इस सवाल में बोनस शेयर पहले इशू हुए हैं। तरीका समझ आ गया कैसे निकाला? अगर ये बाद में हुए होते तो राइट शेयर की कैलकुलेशन पहले करते और फिर बोनस के लिए 10% लेते। ठीक है जी। तो शेयर कैपिटल बच्चों 1,000 से क्रेडिट करेंगे, यहां पे आ जाएगा शेयर कैपिटल 1,000 से क्रेडिट, और यहाँ पे नाम क्या लिखेंगे? बोनस शेयर, और ये रिटेन अर्निंग में जा रहा है। और साथ ही बच्चों यहाँ पे 1,000 आ जाएगा। क्या मैंने 1,000 को 2 दफा लिखा है? अगर मैं 1 दफा लिखूं दूसरी दफा भूल जाऊं, मेरा सवाल गलत होता है। हर चीज को 2 इम्पैक्ट सोचते हैं सवाल में से पूरे नंबर लेने के लिए। क्लियर जी? आगे चलें। अच्छा जी, राइट शेयर इन जुलाई। अब राइट शेयर की उसने कोई डिटेल नहीं बताई कि राइट शेयर कितने थे, कितने रुपए फेस वैल्यू थी, कितने रुपए पार वैल्यू थी, कितना प्रीमियम कमाया, तो जो कुछ भी था उसने कुछ नहीं बताया। अब मुझे ये बताएं क्या राइट शेयर मुफ्त में इशू किए जा सकते? राइट शेयर मुफ्त में कभी इशू नहीं किए जा सकते, पहली बात। बच्चों राइट बोनस शेयर हमेशा पार वैल्यू पे होते, तो कभी प्रीमियम पे नहीं होते। क्या ये बात भी याद है? बोनस शेयर कभी भी प्रीमियम पे नहीं होते। तो ये आपको क्या लगता है, ये जो 1,400 रुपए का प्रीमियम आया हुआ है, ओपनिंग तो कोई प्रीमियम नहीं था, ये 1,400 का प्रीमियम कहां से आया होगा? राइट शेयर से आया होगा। अगर बच्चों आप इस अकाउंट को टोटल टैली करें तो आपको लगता नहीं है कि यहाँ पे कोई फिगर आ रही होगी। जरा चेक करें क्या आएगा जी आंसर। बच्चों ये 2,800 इसलिए आया है कि 1,400 कैडर मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर ये कैडर मैंने किसी और अकाउंट में लिखा होता तो यहाँ पे 2,800 नहीं आता। ये पॉइंट समझ आया सबको? और दूसरी बात बच्चों, राइट शेयर जब इशू करते हैं पैसे मिलते हैं कि दुआएं? पैसे मिलते हैं। ये 2,800 क्या चीज है? ये कैश नहीं, बात समझ। और ये कैश कहाँ जाना चाहिए? ये कैश मैंने 2,800 यहाँ पे लिखा है, किसी और जगह पे भी जाना। अगर मैं भूल गया सवाल टैली नहीं होना मेरा। 2,800 का दूसरे पे सोचे। तो बच्चों यहाँ पे मैं लिखूंगा जी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसके नीचे
ये लाइनें मैं छोड़ दूंगा। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसके लिए भी मैं चार लाइनें छोड़ देता हूं। यहाँ पे आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ऐसे ही है। और यहाँ पे मेरी पहली लाइन आ जाएगी क्या जी, प्रोसीड्स फ्रॉम इशुएंस ऑफ राइट शेयर्स। कितने पैसे कमाया जी, 2800। पैसे आएंगे कि जाएंगे, पैसे आएंगे। तरीका समझ आ गया। जैसे ही 2800 आपका आंसर आया उसी वक्त दो जगह पे लिख लें, ताकि बाद में अगर भूल भी जाए तो मसला कोई ना हो। अच्छा जी, क्या बच्चों ये 2800 मैंने दो जगह पे लिख लिया है, इसकी डबल एंट्री हो चुकी है। क्या मुझे पूरा यकीन है कि पॉइंट नंबर 100% कंप्लीट, इसमें कोई चीज रह गई हो तो बता दो बच्चों। क्या ये 1000 रुपया मैंने दो जगह पे लिख लिया है, 1000 रुपया यहाँ पे क्रेडिट हो चुका है और यहाँ पे डेबिट हो चुका है। ये 2800 दो जगह पे आ चुका है, वेरी गुड। अब पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट, खत्म। अब पॉइंट नंबर 2 शुरू। अब बच्चों ध्यान से एक एक चीज की डबल एंट्री सोचनी है, सवाल ऑटोमेटिकली होता जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर ए प्लांट कॉस्टिंग 9500 एंड हैविंग ए बुक वैल्यू ऑफ 5200 was disposed of for 4800, of which 1800 are still outstanding। अब मेरा आपसे सवाल है, ये पढ़ ले पहले एक दफा, आप भी पढ़ लो। ये क्या हो रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको नजर आ रहा? हाँ जी, पढ़ लिया सबने। अब मजे की बात, आई कैप हमारे ऊपर इतना एहसानमंद कैसे हो सकता है कि वो मैं प्लांट की कॉस्ट भी बता रहा है, प्लांट की बुक वैल्यू भी बता रहा है और डिस्पोजल वैल्यू भी बता रहा है। इतना कैसे उसका दिल खुला हो गया, मुझे तो समझ नहीं आया। बच्चों ऊपर देखो जरा गौर से, क्या ये वाला अकाउंट WDV पे है? तो बच्चों WDV पे जब अकाउंट होता है और डिस्पोजल में जब कोई प्लांट जाता है तो कॉस्ट पे निकालेंगे कि WDV पे? तो आई कैप ने जानबूझ के यहाँ पे आपको क्या दी है, कॉस्ट दी है। हालांकि इसका सवाल से कोई लेना देना नहीं। पहली बात समझ आ गई? अच्छा साहब, जरा पानी गर्म करके ना। अच्छा जी, अब बच्चों होता ये है कि आपको बड़ी जोर से अकाउंटिंग आई होती है, ठीक है। आपने यहाँ पे बनाना है डिस्पोजल। मैं बता रहा हूँ पेपर में आपने क्या होना है, आपने जैसे ही ये लाइन पढ़ी आपके मुंह में आया पानी कि यार ये डिस्पोजल का तो अकाउंट मुझे आता है, कैश फ्लो चाहे नहीं आती लेकिन डिस्पोजल वाली वर्किंग मैं बहुत अच्छी करूंगा। आप फौरन यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट, यहाँ पे निकालेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यहाँ पे निकालेंगे कैश और यहाँ पे निकालेंगे गेन और कहेंगे वाह जी वाह, डिस्पोजल वाली वर्किंग तो बड़ी स्टडी होगी। और यही गलत हो गई। क्यों बोला? क्योंकि बच्चों आपका जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है वो किस बेसिस पे है, WDV बेसिस पे है। और जब यहाँ पे आप बच्चों गलती से कॉस्ट लिख देंगे, शैतान आपको कहेगा कि यहाँ पे भी क्या चीज आनी चाहिए, कॉस्ट आनी चाहिए। सवाल गलत हो जाएगा। बात समझ आ गई? तो ऊपर है WDV, तो यहां से डिस्पोजल में जो वैल्यू जाएगी वो कौन सी वैल्यू जाएगी, WDV जाएगी। तो कौन सी वैल्यू यहाँ पे जाएगी, 50 to 100। तो अब समझ आ रही है आई कैप ने आपको फंसाने के लिए एक कुंडी फेंकी। तो डिस्पोजल यहां से WDV पे निकलेगा। अब 5200 यहां से निकल रहा है, किसी और अकाउंट में डेबिट होगा, डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट होगा। नहीं बात समझ आई बच्चों? 5200 की डबल एंट्री मैंने पास कर ली। इस 9500 का मेरे सवाल से कोई लेना देना, मैंने 5200 की डबल एंट्री पास करनी थी, वो मैंने कर ली।
अब आगे एक और साइंस है, कितने का बेचा? 4800 का बेचा। तो बच्चों गेन हुआ कि लॉस हुआ? 5200 का प्लांट कितने का बेचा? 4800 का। नुकसान हो गया। नुकसान कितना हुआ बच्चों? 400 का लॉस हुआ। ऐसी ये नुकसान भी तो रिकॉर्ड कर लेंगे, नहीं बात समझ आई? लेकिन बच्चों अब आगे सुने, ऑफ विच 1800 आर स्टिल आउटस्टैंडिंग। एक मिनट, अब जल्दी जल्दी में अगली हरकत आपसे क्या होनी है, आपने 4800 का कैश लिख देना है। अच्छा जी, अब बच्चों अगली गलती आपको समझ आ रही है? देखिए उसने लिखा हुआ है वाज डिस्पोज्ड ऑफ फॉर 4800। आपको लगा कि जनाब 4800 का बेचा है, आपने आगे पढ़ना ही नहीं है। आगे क्या लिखा? चलो एक मिनट, अभी पहले डिस्पोजल मुकम्मल कर लें। यहाँ पे आपने लिखा था 4800 और सवाल आपका गलत हो जाना। बच्चों क्या वो ये बता रहा है कि हकीकत में कैश सिर्फ 3000 मिला और बाकी जो है वो रिसीवेबल है कितना? 1800। क्या ये बात समझ रही? तो बच्चों मेरी कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3000 जाएगा कि 48 हो जाएगा? 3000 जाएगा। हकीकत में मैंने एसेट को बेच के जो पैसे कमाए उसमें जो कैश है वो 3000 है। मेरी कैश फ्लो में 4800 आना चाहिए कि 3000 आना चाहिए? एसेट को बेचा 4800 का है, लेकिन मेरा मसला ये है मैं कैश अकाउंट बना रहा हूँ, तो कैश अकाउंट में सिर्फ वही पैसे आएंगे जो कैश में आए हैं, तो कैश मुझे 3000 मिला है। तो बच्चों ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा कि फाइनेंसिंग में? क्या मैंने से तो प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल कितना आया बच्चों? 3000। क्या ये यहाँ पे लिख देंगे? एक लाइन ऊपर छोड़ देनी है, क्यों? क्योंकि वहां पे परचेज आनी है। परचेज सबसे पहले लाइन परचेज की होती है। अच्छा जी, क्या बच्चों ये 3000 की डबल एंट्री पास हो गई है? ये 2800 की भी डबल एंट्री पास हो गई है। लेकिन बच्चों जल्दी जल्दी में सोच समझ के जवाब देना। इस चीज की डबल एंट्री पास नहीं हुई, एक तो लॉस और एक 1800। बच्चों ये जो लॉस है, सोच समझ के जवाब देना। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नीचे एडजस्टमेंट में आएगा। यहाँ पे डेप्रिसिएशन आनी है और उसके नीचे लॉस आना है। लॉस बच्चों जमा होगा कि माइनस होगा? जमा होगा। क्या बच्चों मैंने 400 को भी 2 दफा लिख लिया, 3000 भी मैंने 2 दफा लिख लिया, 1800 के बारे में सोचो। अब मसला ये होना है, अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया, क्यों? क्योंकि इसका तो कैश से कोई लेने देने नहीं है। सर इसको क्यों सोचे, इसको रहने दें। जैसे ही आपने इसको इग्नोर किया तो एग्जामिनर भी आपको इग्नोर कर दे। अब जरा सोच समझ के जवाब दें। एक मिनट आ जाए बच्चों, क्या बैलेंस शीट में जितने भी रेलेवेंट अकाउंट थे सारे ओपन कर लिए? ये रिसीवेबल 1800 उनमें से किसी जगह पे फिट बैठता है? जरा और से देखो, प्रॉपर्टी प्लांट के में आ गई है, रिटेन अर्निंग में, रीवैल्यू सरप्लस में, टैक्स लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लोन, शेयर प्रीमियम, इनमें से किसी में नहीं आ। क्या आपको याद है एक रिसीवेबल के ऊपर मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है? मुझे पता नहीं था कि ये कौन से रिसीवेबल हैं, क्या ये ऑपरेटिंग वाले हैं कि इन्वेस्टिंग वाले हैं या फाइनेंसिंग वाले? क्या मुझे फील हो रहा है कि ये रिसीवेबल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ये अकाउंट ओपन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अच्छा जी, तो बच्चों मैं यहाँ पे अकाउंट ओपन करूंगा, इसका नाम क्या रखेंगे?
अदर रिसीवेबल, ब्रॉड डाउन, कैरी डाउन। बच्चों ब्रॉड डाउन कितना है 800, कैरी डाउन 2385, 800 2385। और बच्चों ये जो 18,000 यहाँ 1800 यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, क्या यहाँ पे डेबिट होना चाहिए? बच्चों ये डबल एंट्री पास करेंगे तो ही सवाल ठीक है। जैसे ही आपने समझा कि ये 1800 तो यतीम है, इसका कोई वाली वारस नहीं, तो सवाल आपका उसी वक्त आउट हो जाएगा। यहाँ तक अच्छा जी। क्या बच्चों एडजस्टमेंट नंबर 2 100% समझ आ गई? नहीं समझ? अब किसकी बारी है? अब देखो बच्चों जैसे जैसे आप एडजस्टमेंट करते जा रहे हो ना, तसल्ली होती जा रही है यार, 2 एडजस्टमेंट रह गई सवाल खत्म, 2 एडजस्टमेंट रह गई सवाल खत्म, ऐसे ही। लेकिन एडजस्टमेंट आपको कॉन्फिडेंस उस वक्त बिल्ड होगा जब एडजस्टमेंट पे 100% जो जो इम्पैक्ट हो सकते थे आप साथ साथ रिकॉर्ड करते जा रहे हो। आपको दिन ही दिन में कॉन्फिडेंस आता जा रहा है कि यार इस ऊपर वाली 3 एडजस्टमेंट में 2 एडजस्टमेंट में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने भी करना है, सब कुछ जो हो सकता था मैं कर चुका हूँ। पॉइंट नंबर 3, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर अमाउंटिंग टू 7350, इसकी डबल एंट्री सोचो। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, एक्यूमुलेटेड नहीं आएगी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आएगा। यहां पे बच्चों डेप्रिसिएशन लिखेंगे कितने से? 7350 से। एक तो यहां पे आएगा, क्या सकून है, रिकॉर्डिंग कर ली है, ये 2 जगह पे आना है। एक यहां पे बच्चों डेप्रिसिएशन 7000, 2 चीजें 2 जगह पे रिकॉर्ड करना था, कर लिया। नहीं समझ रहे? अच्छा जी, पॉइंट नंबर, बड़ी परेशानी है लोगों को, सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्यों नहीं लिखा? ये लिख लेते हैं 8955, बहुत मुश्किल था, तब से ये तंग कर रहा था कि सर ये क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे, क्या मसला क्या है, इसके साथ नाराजगी है? ये ले जी 8955। अच्छा जी, कितने पॉइंट हो गए बच्चों? 3 कंप्लीट हो गए, अब चौथा पॉइंट रह गया और 5वां रह गया, सवाल खत्म। फाइनेंशियल चार्जेस फॉर द ईयर अमाउंटिंग टू 1100, ये बताइए क्या कह रहा है? डबल एंट्री, बच्चों क्या ये 1100 वो खर्चा है जो बनता है, या वो खर्चा है जो पे कर दिया? बनता है। फॉर द ईयर, कुछ समझ आ रहा है? ये वो खर्चा है जो प्रॉफिट लॉस में गया होगा, या वो खर्चा है जो पे किया होगा? सोच लो। 1100 बच्चों फाइनेंशियल चार्जेस यहां पे आएगा, यहां पे जमा होगा कि नहीं जमा होगा? लेकिन बच्चों मैंने 1100 एक दफा लिखा है, क्या ये 2 दफा लिखना चाहिए था? नहीं बात समझ रही बच्चों, ये अगर प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हो रहा है तो किसी और अकाउंट में क्रेडिट होगा? नहीं बात समझ रही। 1100 2 जगह पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, वहां पे डबल एंट्री, साथ साथ सोचते जाओ, सवाल में कोई मसला नहीं है। आगे चलते हैं बच्चों। अक्रूड फाइनेंशियल चार्जेस एज ऑन 31 दिसंबर 2017 अमाउंटिंग टू 112, 2016 के कितने हैं? 48। ओपनिंग दे रहा है बच्चों, ओपनिंग कितना है? 48, क्लोजिंग कितना है? 112। लेकिन साथ ही आप एक बात ये सोचें, ये ओपनिंग क्लोजिंग हमें वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्यों दे रहा है? ये ओपनिंग क्लोजिंग कहाँ होना चाहिए था? बैलेंस शीट में होना चाहिए, वो मैं फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्यों दे रहा है? अब एक मिनट के लिए सोचो, क्या ऐसा हो सकता है ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट के अलावा भी आई कैप हम दे देते? अगर तो बैलेंस शीट के अलावा है
बैलेंस शीट में नहीं है, तो बैलेंस शीट कैसे डाली? क्या बैलेंस शीट डाली? तो क्या ये ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में नहीं होंगे? क्या होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, ये बताओ। अगर वो हमें ओपनिंग क्लोजिंग अलहदा से बता रहा है और बैलेंस शीट में नहीं है, तो बैलेंस शीट डाली कैसे? और अगर ये बैलेंस शीट डाली है, इसमें कहीं ना कहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि लायबिलिटी हो बैलेंस शीट में ना हो। बच्चों, क्या उसने किसी और बड़े हेड के अंदर मर्ज करके रखे होंगे जिसके बारे में वो हमें बता नहीं रहा? एक ऐसा क्वेश्चन मार्क जो मैं लगाया हुआ, और मजे की बात ये उसने भी 48 से 60 नहीं लिखा हुआ, उसके अंदर कहीं पे एडजस्ट हुआ पड़ा और उसने हमें कुछ नहीं बताया। अगर हमारे अंदर अकल होगी तो हमें पता चल जाएगा कि ऐसा हो नहीं सकता कि जो इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें ओपनिंग क्लोजिंग दे लायबिलिटी की, वो बैलेंस शीट में ना हो। ऐसा हो नहीं सकता। ये बात समझ लगी? अब 90% बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे। क्या? इस ओपनिंग क्लोजिंग को यूज करके अकाउंट बना के यहां से कैश निकाल लेंगे, लेकिन ये सोचेंगे ही नहीं कि ये ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में कहां पे। तो जो बच्चा ये सोचेगा नहीं, उसका सवाल सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो टोटल का डिफरेंस लेके इंक्रीज डिक्रीज लिख लेगा, हालांकि इसके अंदर ही अक्रूड फाइनेंशियल चार्जेस भी शामिल हैं। 660 और 680 टोटल है, इसका इंक्रीज डिक्रीज लेंगे सवाल गलत हो जाएगा। बात समझाइए क्यों? इस 660 के अंदर 48 शामिल है, 680 के अंदर कितना शामिल है जी? 112 शामिल है। तो वो तो आप ऑलरेडी वर्किंग कर चुके हैं, तो दोबारा कहीं गलती से वो दोबारा शामिल ना हो जाए, तो बच्चों ओपनिंग और क्लोजिंग हम यहाँ पे दोबारा लिखेंगे। टोटल लायबिलिटी कितनी है? 660 और 680। बताएं जी जरा। टोटल 660 है और 680 है। तो जो फाइनेंशियल चार्जेस कितने थे? 48 और 112। अदर पेबल जो होंगे वो कितने होंगे? ओपनिंग 5 है, 612 है ओपनिंग, और ये 5, 6, 8। तो बच्चों इसका डिफरेंस तो हम लेंगे, इसका डिफरेंस हम नहीं लेंगे। क्यों? 112 और 48 आप यहाँ पे लिख चुके हैं। अगर आपने 112 और 48 की वर्किंग करके आंसर निकाल लिया और 680 और 660 का डिफरेंस ले लिया, सवाल टैली नहीं। क्यों? 112 और 48 की एडजस्टमेंट आप ऑलरेडी कर चुके हैं, आप उसको दोबारा शामिल नहीं कर सकते। ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा जी, अच्छा जी बच्चों, क्या यहां से फाइनेंशियल चार्जेस की पेमेंट आ जाएगी? कितनी आ जाएगी? 1036। तो बच्चों यहाँ पे कहीं पे हम लिख लेंगे इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड कितना आ जाएगा? 1036। अब बच्चों गौर से देखो, ऊपर फाइनेंशियल चार्जेस कितने आ रहे हैं? 1100। नीचे इंटरेस्ट पेड कितना आ रहा है? ये क्यों सेम नहीं है? ये क्यों सेम नहीं है? ऊपर वो वैल्यू आ रही है जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में शामिल है, उसको रिवर्स कर रहे हैं, और नीचे वो वैल्यू आ रही है जो एक्चुअल में पेमेंट की है। वो ही वैल्यू आनी चाहिए, 1100 नहीं आना चाहिए। नहीं बात समझ। सवाल मेरा आपसे ये है कि सभी 1100 को जमा क्यों किया? ये 8955 से ऊपर कहीं पे 1100 माइनस हुआ पड़ा होगा, हालांकि मेरा हकीकत में खर्चा 1100 नहीं बनता। मेरा हकीकत में जो खर्चा जो मैंने पे किया है वो 1036 बनता है। तो मेरा आंसर 1036 माइनस होना चाहिए था, 1100 माइनस नहीं होना चाहिए था। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, 1100 को ऐड बैक कर दिया। क्यों कर दिया? ताकि वो पिछला जो माइनस हुआ है उसका इम्पैक्ट क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, और हकीकत में जो इंटरेस्ट आना चाहिए सिर्फ वही है। नहीं बात समझ?
तो बोलो तो सही। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में सवाल एक और भी है कि सर जी इसी तरह से टैक्स भी तो है, आप कभी टैक्स आपने कभी आज तक ऐड नहीं किया। क्योंकि हमने बच्चों प्रॉफिट उठाया ही कौन सा है, बिफोर टैक्स। अगर हम प्रॉफिट उठाएं आफ्टर टैक्स तो उसमें फिर ये वाला टैक्स क्या करेंगे, ऐड, और टैक्स पेड क्या करेंगे, माइनस। ये पॉइंट समझ आया? टैक्स इसलिए कभी एड बैक नहीं हुआ क्योंकि टैक्स कभी माइनस ही नहीं हुआ, और इंटरेस्ट इसलिए एड बैक हुआ है क्योंकि इंटरेस्ट उससे पहले कभी माइनस हो चुका है। यहां तक की स्टोरी सबको क्लियर है? अच्छा बच्चों, अगला आखिरी पॉइंट है वो आपने मुझे बताना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल ट्रेड रिसीवेबल इज मेंटेन्ड एट। बच्चों क्या प्रोविजन को शामिल करें कि ना करें? अगर मैं प्रोविजन को इग्नोर कर दूं तो मेरे डेटर भी नेट अवेलेबल है मेरे पास। अगर मैं प्रोविजन को इग्नोर करूं, मेरा सवाल फिर भी ठीक, तो बात हो जाएगी। अच्छा जी, तो बच्चों मेरा सवाल कंप्लीट हो गया और इस सवाल में कुछ नहीं है। तो बस अब मुझे करना क्या है बच्चों, इन अकाउंट्स को क्लोज करना है। जो यहां से निकलता जाएगा कहीं ना कहीं एडजस्ट करते जाएंगे। पहले तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को क्लोज करो। देख लें कोई गलती ना हो। एक मिनट हौसला हौसला। बच्चों क्या आपको नजर आ रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर रीवैल्यूएशन भी हुई है? अगर ये क्रेडिट हुआ है बच्चों, रीवैल्यूएशन सरप्लस कहां पे डेबिट हुआ होगा? सोचो, यहाँ पे 4,000 रुपए से रीवैल्यूएशन सरप्लस आना चाहिए। अब यहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर एडिशन आएंगे 14150। ये 14150 कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? हाँ जी, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 14150 माइनस में। नहीं समझ रहा? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्लोज हो गया बच्चों मेरा, रिटेन अर्निंग भी क्लोज है। ओ रीवैल्यू सरप्लस, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्लोज, रीवैल्यू सरप्लस क्लोज, शेयर प्रीमियम एंड शेयर कैपिटल भी क्लोज हो गया। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसी है। अब रिटेन अर्निंग का मसला रह गया। रिटेन अर्निंग को जरा देखें बच्चों, या तो कैश निकलना चाहिए या सरप्लस। देखिए जरा क्या निकलता है। सरप्लस तो नहीं निकलना चाहिए क्योंकि सारा हमने ट्रांसफर कर दिया। बच्चों ये 4,000 निकल रहा है। ये बेसिकली क्या चीज है? ये 4,000 के बारे में सोचें, क्या चीज है? क्या रिटेन अर्निंग में डेबिट हो रही है कोई चीज और साथ कैश लिखा हुआ है? क्या चीज है? क्या ये वो डिविडेंड है जो कैश की सूरत में हमने पे किया? तो एंट्री क्या हुई होगी भला? रिटेन अर्निंग डेबिट हुई होगी और कैश क्रेडिट हुआ होगा। तो बच्चों ये किस एक्टिविटी में जाएगा? 4,000 फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे जी डिविडेंड पेड कितना है जी? 4,000। किसमें लिखेंगे? माइनस में। क्लियर हो गया? नहीं समझा? रिटेन अर्निंग में से डिविडेंड निकला बच्चे। क्या बच्चों रिटेन अर्निंग का अकाउंट क्लोज, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्लोज, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्लोज, शेयर कैपिटल क्लोज, लॉन्ग टर्म लोन में आ गए। क्या लॉन्ग टर्म लोन में कोई चेंज नजर आ रहा है? क्या पैसे पे किए हैं कि कर्जा लिया है? क्या बच्चों कैश पे किया हुआ? हमारे कर्जे में कमी आ रही है तो बच्चों हम लिख सकते हैं ये किस एक्टिविटी में आएगा? पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन कितने से?
900 से, ये भी गया, नहीं समझ रहे? अच्छा जी, और ये लॉन्ग टर्म लोन भी क्लोज हो गया, टैक्स लायबिलिटी रह गया है बच्चों। क्या सवाल में टैक्स एक्सपेंस 2945 का है? ये यहाँ पे डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है? सोच लो, डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? क्रेडिट होगा। कितना है जी? 2945। तो बच्चों यहाँ पे कैश आ जाएगा 2795। ये कहां पे लिखेंगे बच्चों? बच्चों इंटरेस्ट पेड के साथ आ जाएगा। टैक्स पेड कितना आ रहेगा बच्चों? ये समझ आइए, जय लोग गलती ना करा दो यार। 2795 क्लियर है जी? सारे अकाउंट क्लोज हो गए। अच्छा जी, अदर रिसीवेबल, जरा देखो यहां से कुछ पैसे निकलते हैं। ठीक है जी, अब ये आपकी मर्जी है बच्चों, अदर रिसीवेबल को आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखो या आप ऑपरेटिंग में लिखो, आपकी मर्जी है। बेहतर क्या करें? हाँ जी, चले इधर ले लेते हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम अदर रिसीवेबल्स। कितने पैसे मिले हैं बच्चों? 215 पैसे मिले हैं कि गए? कैसे पता लगा मिले? रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो कैश डेफिनेटली डेबिट हुआ होगा। अदर रिसीवेबल भी क्लोज हो गया, फाइनेंशियल चार्जेस भी क्लोज हो गए। क्लियर हो गया बच्चों? क्या यहां से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला जा सकता है? सवाल खत्म हो गया हमारा, बस कैलकुलेशन करते जाओ। 17805 चेक कर लो, सबको क्लियर है? अब बच्चों चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल लाना है। जो हमने अकाउंट नहीं बनाए, कौन कौन से अकाउंट नहीं बनाए? हमने स्टॉक का अकाउंट नहीं बनाया, उसमें इंक्रीज डिक्रीज देख लेंगे कितना है। 150 बढ़ रहा है कि कम हो रहा है बच्चों? बढ़ रहा है कम हो रहा है ये तो डिसाइड कर लो। 2017 हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, उससे कंपेयर करेंगे। अगर बच्चों डिक्रीज इन स्टॉक है तो कैश आया होगा कि जाएगा? जमा हो जाएगा। अच्छा अगला पॉइंट, ट्रेड रिसीवेबल को गौर से देखो, क्या ट्रेड रिसीवेबल में इजाफा हो रहा है कि कमी हो रही है? कितना इजाफा हो रहा है? 2394 इंक्रीज इन डेटर्स 2394 प्लस के माइनस? माइनस। बच्चों अदर रिसीवेबल का अकाउंट बना चुके हैं, अब ट्रेड पेबल रह गया, इसका डिफरेंस ले लें। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स कितना है जी? इजाफा हुआ है, पैसे आएंगे तो जाएंगे। सोचो लायबिलिटी में इजाफा होगा,
तो पैसे आए होंगे तो लायबिलिटी में इजाफा हुआ। अच्छा जी बच्चों, ये जो अक्रूवल्स एंड अदर पेबल्स रह गए, इसमें से कुछ एडजस्ट हम कर चुके हैं, याद है? इसका डिफरेंस नहीं लेना, इसका डिफरेंस है 612 और 568 का डिफरेंस लेना है 44। ये हम यहाँ पे लिखेंगे जी। इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है बच्चों? डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज इन अदर पेबल कितना है जी? डिक्रीज होगा तो पैसे आएंगे कि जाएंगे? जाएंगे। तो बच्चों कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। वन 644 चेक कर लो, गड़बड़ ना हो। देख लो सारा सामान आपके प्लस माइनस पे डिपेंड करता है। सारी वर्किंग सही की हो, सिर्फ यहाँ पे प्लस माइनस गलत किया हो तो हार्ट अटैक यहाँ पे भी आ सकता है। चेक करो 16 400 का फर्क पाता। हाँ जी 16 16017 चेक कर लो। शाबाश शाबाश। तो बच्चों कैश इनफ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 12186 और यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आंसर क्या आ जाएगा? ट्रिपल वन ना करो यार, ना करो 10935 प्लस के माइनस कैश आउटफ्लो या यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अच्छा जी, और यहाँ पे आउटफ्लो के इनफ्लो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कितना था जी? माइनस में नेट इंक्रीज डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बच्चों एक वैल्यू ये है 12,186 माइनस 10,935 माइनस 2100 कितना? 849 माइनस में इसमें क्या करेंगे? ओपनिंग कैश। ओपनिंग कैश कितना बच्चों? 3204 तो क्लोजिंग कैश कितना आना चाहिए? है 23 तो बच्चों 2355 आ रहा है। हाँ जी नहीं समझ रही बच्चों, ये बड़ा मुश्किल सवाल था आई कैप का और लेटेस्ट अटेम्प्टों का सवाल है। क्या ये आपको लग रहा है कि यार बड़ा इजी है? तो बराए मेहरबानी